हेलो बच्चों, हम लोग केमिकल काइनेटिक्स के लेक्चर नंबर 12 अर्थात लेक्चर नंबर 12 में प्रथम कोट अभिक्रिया की अर्धायु के लिए सूत्र का निगमन करेंगे। देखिए बच्चों, प्रथम कोट अभिक्रिया के अर्धायु के लिए सूत्र अथवा प्रथम कोट अभिक्रिया की अर्धायु अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है, इसे सिद्ध करना। तो चलिए बच्चों, देखिए कैसे करते हैं। इसके लिए पहले आप लोग लेक्चर नंबर 11 केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 11 नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, क्योंकि वहां हम प्रथम कोट अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के लिए क्या सूत्र होता है उसको निगमित किए हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग प्रथम कोट अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का सूत्र लिखेंगे। इस तरह लिखेंगे, यदि किसी प्रथम कोटि अभिक्रिया यदि किसी प्रथम कोट अभिक्रिया R gives P में प्रयुक्त अभिकारक की समय t बराबर 0 पर प्रारंभिक सांद्रता बड़ी कोष्ठक में R लिखेंगे बच्चों, और यहां 0 या नॉट लगा देंगे। R नॉट इसको पढ़ेंगे, R0 R नॉट, और t समय बाद सांद्रता बड़े कोष्ठक में R लिख लेंगे, हो तो अभिक्रिया का वेग स्थिरांक K इक्वल टू, बच्चों हम लोग सूत्र निकाले हैं 2.303 बाई टी इंटू लॉग ऑफ R नॉट बाई R। देखिए ये सूत्र निगमित कर दिया गया है। इसके लिए आप लोग लेक्चर नंबर 11 देख सकते हैं। अब यहां हम अर्धायु की परिभाषा क्या होती है बच्चों, उस पर ध्यान देंगे। अर्धायु की परिभाषा क्या होगी, प्रथम कोट अभिक्रिया के अर्धायु की परिभाषा क्या होगी, तो इसको जान लीजिए। वह समयांतराल, क्या बोलेंगे, वह समयांतराल जिसमें किसी अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता आधी हो जाती है, यानी आधी कम होकर के आधी हो जा रही हो। एक बार और सुन लीजिए, क्या कहेंगे, वह समयांतराल जिसमें किसी अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता कम होकर आधी रह जाती है, उसे उस अभिक्रिया के अर्धायु कहते हैं। बच्चों अर्धायु को यदि समय को हम t से निरूपित करते हैं तो अर्धायु को t हाफ से निरूपित करते हैं। कैसे निरूपित करते हैं, t हाफ से। तो अब यहां नीचे लिख लेंगे, अर्धायु की परिभाषा से, अर्धायु की परिभाषा से, अर्धायु की परिभाषा से वह समयांतराल, यानी यदि वह समयांतराल जिसमें अभिकारक की सांद्रता कम होकर, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता कम होकर आधी हो जा रही हो, तो आधी जो हो जाएगी उस समयांतराल को बोलेंगे हम बच्चों अर्धायु बोलेंगे। तो अर्धायु की परिभाषा से हम क्या लिख सकते हैं, T इक्वल टू टी हाफ
समयांतराल t बराबर टी हाफ हो जाएगा, टी इक्वल टू टी हाफ पर सांद्रता, बच्चों r का वैल्यू क्या हो जाएगा, r नॉट का आधा हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? r नॉट का आधा हो जा रहा है। तो हम अर्धाई की परिभाषा से क्या लिख सकते हैं कि वह समयांतराल जो टी हाफ होगा, क्या होगा, टी हाफ पर अभिकारक की सांद्रता यानी अंतिम सांद्रता बच्चों ये r नॉट बाई टू यानी प्रारंभिक सांद्रता की आधी हो जाएगी। चलिए एक बार और परिभाषा पर हम आते हैं। परिभाषा क्या कहता है अर्धाई की? वह समयांतराल जिसमें किसी अभिक्रिया में प्रयुक्त अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता आधी हो जाती है, प्रारंभिक सांद्रता आधी हो जाती है, उस समयांतराल को उस अभिक्रिया की अर्धायु कहते हैं। बच्चों अर्धायु की परिभाषा से हम ये चीज लिख लिए। अब यह मान इस समीकरण में रखते हैं। चलिए इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। तो यहां नीचे लिखेंगे उपर्युक्त मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, अब ए टी के जगह पर बच्चों यहां टी के जगह पर हम टी हाफ रख देंगे और इस आर के जगह पर आर नॉट बाई टू रख देंगे। चलिए रखिए तो क्या हो जाएगा, के हो जाएगा के इक्वल टू 2.303 बाई इस टी के जगह पर क्या लिख लेंगे, टी की जगह पर क्या लिख लेंगे, टी हाफ इंटू लॉग ऑफ यहां हो जाएगा आर नॉट तो है ही बाई इस आर के जगह पर आर नॉट बाई टू हो जाएगा, आर नॉट बाई टू हो गया, आर नॉट बाई टू लिखेंगे, इसको इस तरह लिखेंगे आर नॉट बाई टू। अब बच्चों ध्यान दीजिए ये आर नॉट से आर नॉट कैंसिल हो गया और ये दो कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला, इससे इक्वल टू हो गया 2.303 बाई टी हाफ और ये दो ऊपर चला गया तो ये हो जाएगा इंटू log 2। ये लॉगरिथम पढ़े हैं, अब तो शायद 9th में है कि नहीं है मुझे नहीं पता है, लेकिन लॉगरिथम का नॉलेज होना चाहिए। तो log 2 का वैल्यू कितना होता है इसको नोट कर लीजिए। log 2 इक्वल टू होता है 0.3010। 1 के बाद 0 लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो log 2 का वैल्यू ये होता है। अब यहां हम log 2 का वैल्यू रखेंगे तो फिर क्या हो गया, लिखेंगे इंप्लाइज दैट k इक्वल टू, यहां तो यही रहेगा 2.303 और log 2 का वैल्यू हो गया इंटू करके लिख लेंगे बच्चों 0.301 और बाई हो जाएगा टी हाफ। बच्चों ये गुणा कीजिए, गुणा करेंगे तो आ जाएगा 0.693 203 अब बटे हो जाएगा टी हाफ। इसको हम लिख सकते हैं, देखिए यहां तक हम छोड़ सकते हैं, ये 0.693 बटे हो जाएगा टी हाफ। तो k का वैल्यू बच्चों ये हो गया, यानी k बटे 1 इक्वल टू दिस। तो टी हाफ बराबर क्या होगा, बोलिए, ऐसा पक्षांतर कर सकते हैं। यहां देखिए यहां टी हाफ भाग के रूप में है बच्चों, तो हम इस पक्ष में लाएंगे तो गुणा के रूप में हो जाएगा। और के यहां देखिए गुणा का मतलब यहां ऊपर ही है, ये इधर जाएगा बच्चों भाग के रूप में हो जाएगा। यानी इसके आधार पर हम क्या लिख सकते हैं, इसके आधार पर लिख सकते हैं बच्चों टी हाफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसके जगह पर के आ जाएगा और इसके जगह पर के आ जाएगा और के के जगह पर टी हाफ आ जाएगा। तो टी हाफ इक्वल टू हो गया 0.693 बाई के। ये सूत्र निकल गया टी हाफ के लिए, यानी अक्रिया की अर्धायु के लिए।
प्रथम कोट की क्रिया की अर्धाय के लिए सूत्र निकल गया बच्चों, टी हाफ इक्वल टू 0.693 बाई के। अब जरा इसमें देख लीजिए, ये तो अचर राशि है ही और के वेग स्थिरांक है, यानी दोनों ऊपर नीचे दोनों अचर ही राशि हैं, कुछ बदलने वाला नहीं है बच्चों। इससे ये सिद्ध होता है कि प्रथम कोट क्रिया की अर्धायु अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। तो जब यहां इस टी हाफ के लिए सूत्र निकाल दिए और इस सूत्र से स्पष्ट हो रहा है कि प्रथम कोट क्रिया की अर्धायु, अब नीचे लिख लेंगे, अतः प्रथम कोट अभिक्रिया, प्रथम कोट अभिक्रिया, प्रथम कोट अभिक्रिया की अर्धायु अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है, निर्भर नहीं करती है। बच्चों ये सिद्ध हो गया, हेंस प्रूफ लिख लेंगे। यही सिद्ध करना था, या इस सूत्र की स्थापना करना पूछे या इसको सिद्ध करना पूछे तो बच्चों इस तरह से हम निकाल लेंगे। और बच्चों अब हम लोग इसके बाद लेक्चर नंबर 13 में इस सूत्र पर, ये अक्रिया के वेग स्थिरांक के लिए जो सूत्र है बच्चों, ये भी सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है, बोर्ड परीक्षा में इस पर खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस सूत्र पर हम लोग न्यूमेरिकल लगाएंगे और इस सूत्र पर न्यूमेरिकल लगाएंगे। तो यदि ये लेक्चर नंबर 12 पसंद में आया हो तो बच्चों लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे चैनल पर बने रहिए। आगे लेक्चर नंबर 13 में हम लोग इस पर न्यूमेरिकल खूब लगाएंगे और न्यूमेरिकल पूरा लगवा करके तब जाकर ये चैप्टर समाप्त होगा।